आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। मेरिट बेस्ड पेपर कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और बहुत सारे लोग आप देखिए निबंध को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं और इसकी तैयारी को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। और इसके सिलेबस को अगर आप लोग देखें ना, तो अलग से कोई इसका सिलेबस नहीं है। इसके सिलेबस में कह दिया गया कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर केंद्रित रहें और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। अब आप देखिए जीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहते हैं, जो भी चर्चित मुद्दे रहते हैं उन पर एक सामान्य जानकारी रखे रहते हैं आप लोग। तो उन्हीं में से आप देखते हैं कि निबंध पूछा जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है निबंध लिखने की और पैराग्राफ में निबंध लिखना है। बस आप लोगों को निबंध की कला सीख लेनी है। फिर किसी भी टॉपिक से कोई भी टॉपिक आए निबंध लिखने के लिए, आप बड़े आसानी से उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है। और इसलिए आप देखेंगे आपके सामने एक कॉपी है और ये आप लोग देखेंगे जो सिलेक्टेड है ना, उन्हीं की कॉपी है। रतनदीप गुप्ता की कॉपी है, 2017 की सिलेक्टेड है ये। और निबंध आप देखिए 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का इसके लिए समय मिलता है, 250 नंबर रहते हैं इसके लिए। और यहां आप देखते हैं कि कुछ विशेष अनुदेश दिए रहते हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो मीडियम है हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में ही आपको निबंध लिखना है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। 1000 से 1200 शब्दों के बीच आपका निबंध होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दें। कोई पेज खाली हो जाता है तो इस तरह से आप पेन चला के उसे काट दिया करिएगा। ठीक है। अब आप देखिए खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक चुनकर 2 निबंध लिखिए और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। और आप देखेंगे कि दोनों निबंध 125-25 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 250 नंबर के। अब आप देखिए सेक्शन खंड ए दिया गया, इसमें पहला विषय कह रहा है यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो यह केवल बुराइयों का ढेर है, इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा कह रहा है दोहरा तुलन पथ संरक्षण। तीसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं। और 4 कह रहा है प्रतीक्षा न करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। इन 4 टॉपिक में से आप लोगों को एक टॉपिक चुनना है, उस पर निबंध लिखना शुरू करना है। और देखिए टॉपिक चुनते समय ध्यान रखा करिए कि आपकी रुचि उसमें है या नहीं, और आप उस पर 1000 से 1200 शब्द लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। जो आपको पसंद हो टॉपिक वही आप लोग चुना करिएगा। और निबंध लिखते समय आपको बड़ा ध्यान रखना है, बैलेंस बना के लिखना है। और निबंध जो विषय आप लोग चुन रहे हैं उसी के आसपास लिखना है, उस विषय से भटकना नहीं है आप लोगों को। ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने दूसरा टॉपिक चुना हुआ है दोहरा तुलन पत्र संरक्षण। याद देखिए भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि क्रय क्षमता तुल्यता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने के दौर में भारत संपूर्ण वैश्विक आर्थिक इंजन के लिए आशा की किरण बना रहा है, किंतु इन वैश्विक प्रभाव का वैश्वीकरण के इस दौर में भारत पर भी प्रभाव पड़ा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दोहरा संतुलन पत्र संरक्षण ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की समस्या से जूझ रही है। और इस क्रम में सबसे पहले यह समस्या समझना आवश्यक है कि ट्विन बैलेंस सिंड्रोम का क्या अभिप्राय होता है। यदि शाब्दिक अर्थों के रूप में देखें तो ट्विन्स अर्थात साथ साथ अथवा जुड़े हुए, तथा बैलेंस शीट का तात्पर्य होता है किसी कंपनी अथवा वित्तीय संस्थान के परिसंपत्तियों देनदारियों का विवरण होता है। सिंड्रोम का अर्थ होता है कई लक्षणों का समूह। अब आप देखिए कॉपी चेक की होगी दोहरा तुलन पत्र संरक्षण के लक्ष्य की पृष्ठभूमि, उद्देश्य की पृष्ठभूमि, उदय की पृष्ठभूमि की स्पष्ट चर्चा करें। इन्हें सुझाव दिया जा रहा है एक तरह से। इस प्रकार ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम भारतीय अर्थव्यवस्था की वह समस्या है जिसमें एक और भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त धन नहीं है और जिससे कि बे कंपनियों एवं बड़े ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करा सकें, तो वहीं आप देखिए दूसरी ओर बड़ी कंपनियां भी
बैंकों द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने में अक्षम है, और चूंकि बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के ब्याज एवं मूलधन की प्राप्ति यथोचित समय पर नहीं हो रही है, इसलिए इनके गैर संपादित परिसंपत्तियों एनपीए में बढ़ोतरी हो रही है। और याद रहे कि यदि किसी दिए गए ऋण पर 90 दिन से अधिक अवधि तक ब्याज एवं मूलधन की प्राप्ति ना हो तो उसे एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं। एनपीए बढ़ने से बैंकों का लाभ प्रभावित होता है। उन्हें एनपीए के लिए अपने लाभ के नियमानुसार प्रतिशत को आरक्षित रखना पड़ता है। इससे उनकी परिसंपत्तियों का क्षय होता है और आप देखते हैं जबकि देनदारियां जस की तस बनी रहती हैं, इससे उनके बैलेंस शीट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे पुनः बड़े ऋण धारकों को ऋण देने में अक्षम हो जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी बैंकों का लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण एनपीए है। और देखिए पैराग्राफ में लिख रहे हैं ये निबंध, तो आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना है, पॉइंट में कभी निबंध मत लिखा करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि कंपनियों की बात करें तो विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों, नियामकीय परिवर्तनों एवं आधारभूत संरचना से संबंधित अड़चनों के चलते बड़ी कंपनियों का अपने व्यापार पर नियंत्रण कम हुआ है और फलतः वे बैंकों के लिए गए ऋणों को देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और उनकी देनदारियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, परंतु उनकी परिसंपत्तियां इसकी तुलना में कम है और अतः यहाँ भी बैलेंस शीट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस प्रकार बैंकों एवं कंपनियों दोनों के ही परिसंपत्तियों देनदारियों में उच्च उत्पन्न यह नकारात्मक प्रभाव ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के द्वारा ट्विन बैलेंस शीट समस्या के रूप में दर्शाया गया है इसमें। और फिर आप देखेंगे इसमें आगे कहा जा रहा है कि इस समस्या के कारणों की पड़ताल करें तो कई आर्थिक एवं नियामकीय तथ्य उभरते हैं। मुख्य रूप से आप देखिए स्टील, कोयला एवं आधारभूत संरचना से संबंधित क्षेत्रों की कंपनियों के ऋण ही एनपीए का प्रमुख भाग हैं और परियोजनाओं की बढ़ती लागत, पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में होने वाली देरी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी, राष्ट्रों के बीच बढ़ता आर्थिक संरक्षणवाद एवं समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बड़ी कंपनियों द्वारा अपने ऋण को समय पर नहीं लौटाया जा सका। इस समस्या के अन्य कारणों की का भी चर्चा कीजिए, ये सुझाव दिया जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ निबंध आप लोग लिखा करिए और चेक करवाया करिएगा, जहाँ कमी रहती है एक दूसरे का चेक किया करिएगा। और इसी प्रकार बैंकों द्वारा समुचित जांच पड़ताल किए बिना बड़ी कंपनियों को बार बार दिया गया ऋण कई अवसरों पर बैंक अधिकारियों एवं उद्यमियों की मिलीभगत तथा जानबूझकर ऋण ना वापस करने की डिफाल्टर प्रवृत्ति, उदाहरण स्वरूप विजय माल्या का केस। जैसे आप देखते हैं कि बैंकिंग कारण भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी रहे हैं। और देखिए शब्दों में थोड़ी शुद्धता बनाए रखिएगा, सही शब्द लिखिएगा, करेक्ट। इस समस्या से देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जहां एक ओर आप देखें बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ लगातार गिर रहा है जिससे उनका लाभ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो वहीं नए उद्योगों को ऋण ही नहीं मिल पा रहा है। और इस समस्या के बाद भी भारत कैसे तीव्र वृद्धि कर पाने में सफल रहा है, इसका स्पष्ट चर्चा करें। अर्थव्यवस्था में निवेश अत्यधिक कम हो गया है, निजी क्षेत्र का निवेश लगभग सूख गया है, जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए चिंता का विषय है। निवेश के कम होने से बचत दर प्रभावित हो रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आप देखिए पहले से कम सर्जित हो रहे रोजगार के अवसरों का अकाल हो जाएगा। यह गरीबी, बेरोजगारी तथा आय वितरण की असमानता को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। और आप देखिए याद रहे कि पिछले कुछ समय से हमारी जीडीपी वृद्धि दर लगातार गिर रही है। हाल के आंकड़ों इसे 5.7% अंतिम क्वार्टर तक व्यक्त करते हैं। यद्यपि इसमें विमुद्रीकरण और जीएसटी की शुरुआती प्रभाव की भी भूमिका मानी जा रही है, और परंतु संपूर्ण रूप से यह अर्थव्यवस्था की आशावान तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। ये आप देखिए भारत में चल रही यह वित्तीयमान कितना धारणीय है स्थिति है, इसका उल्लेख कीजिए, स्पष्ट उल्लेख। आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित होने से सरकार अपने सामाजिक विकास कल्याणकारी कार्यों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध नहीं करा पाएगी, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल और आप देखिए आधारभूत संरचना में कम निवेश भारत के मानव विकास सूचकांक के विकास की राह का रोड़ा बन सकता है। इसके साथ ही भारत के पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं समावेशिता के प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 7 सूत्रीय कदम उठाए जा रहे हैं। एक बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड की स्थापना की गई है। बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने, उनके उच्च अधिकारियों के चयन की पद्धति में सुधार लाने जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार ने बैंकों के पुनर्वित्तीकरण का आप देखते हैं कि कदम भी उठाया है, और जिससे कि आप देखेंगे उनकी वित्तीय स्थिति सुधर सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों को उनके करंट अकाउंट एवं सेविंग अकाउंट के अनुपात, कासा डिपॉजिट
एवं एनपीए घटाने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। और रेरा की स्पष्टता, एआरसी की स्पष्टता, ऋण पुनः संरचना योजना, ये आप देखिए यूपीएस जैसे अन्य सरकारी प्रयासों के लिखे, आरबीआई के और सरकार के जो प्रयास रहे हैं उनकी बात हो रही है। इसके साथ ही बैंकों के कंसोलिडेशन का कदम भी उठाया जा रहा है, जिससे कि बैंकों की कार्य क्षमता बढ़ सके। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की दृष्टि से आप देखेंगे सरकार द्वारा रक्षा, स्पेस एवं रेलवे को छोड़कर सभी क्षेत्रों में एफडीआई के लिए छूट दे दी है और अनेक नवीन क्षेत्रों यथा फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। अब 90% से अधिक एफडीआई डायरेक्ट रूट से आ रहा है। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं निवेश कर रही है और विदेशों से भी मदद ली जा रही है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं बुलेट ट्रेन्स के लिए जापान की वित्तीय एवं तकनीकी मदद, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नवीन रोजगार एवं निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 में आप देखते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट प्रथम इंडिया तथा सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से विदेश व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि सरकार के सामने अपने वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.2% तक आप देखते हैं कि ही रखने की बाध्यता वर्ष 2017 में, परंतु यह आवश्यक है कि सरकार अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना पर निवेश को बढ़ाए। तथ्य की और जांच करें, ये आप देखेंगे। करेक्ट लिखिएगा, जो भी आंकड़े गलत मत डाला करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उत्तरोत्तर समर्थन दे, पर्यावरण मानकों का त्वरित एवं सक्षम समाधान करें, बैंकों के आधारभूत संरचना में निवेश, पुनर्वित्तीकरण, तकनीकी क्षमता की समृद्धि, स्वायत्ता जैसे मुद्दों पर भी गंभीर और ठोस कदम उठाएं। अन्य सुझाव को भी लिखें। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ही भारत की समावेशी, सतत और संतुलन विकास की पूर्व पीठिका है और बैंकिंग तंत्र एवं औद्योगिक तंत्र अर्थव्यवस्था के फ्लैश एंड वेलड की तरह है। इनका प्रत्येक प्रकार से समुत्थान ही भारत में के महाशक्ति बनने के स्वप्न को साकार करेगा। प्रभावी निष्कर्ष लिखें। इसमें 45 नंबर दिए गए 125 में से। 125 का था ना, तो 45 नंबर इन्हें मिले हैं। अब आप देखिए सेक्शन ए बी है, क्या है बी, खंड बी। तो इसमें आप देखिए 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए, इनमें से 4 में से आपको चुनना है। सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या फिर शांति। तीसरा कह रहा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या कभी नहीं। अब आप देखिए इन्होंने पहला ही चुन लिया है, सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। यदि आप किसी व्यक्ति की एक दिन की भूख मिटाना चाहते हैं तो उसे 1 कटोरा चावल दे दो। यदि आप उसका पेट जीवन भर भरना चाहते हैं तो उसे चावल उगाना सिखाओ। एक चीनी कहावत है और इस तरह की कहावतों का उपयोग कर सकते हैं सीमित जगह। उपयुक्त चीनी कहावत आर्थिक सर्वेक्षण 2017 द्वारा प्रस्तुत यूनिवर्सल बेसिक इनकम सार्वभौमिक आधारभूत आय की अवधारणा के संदर्भ में समीचीन हो उठता है। इस अवधारणा के तहत देश की संपूर्ण आबादी को एक निश्चित आधारभूत आय प्रदान करने का जिक्र किया गया है और अवधारणा में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह आय बिना किसी भेदभाव के बदले में कोई कार्य किए बिना सभी को उपलब्ध होगी। इससे इस तथ्य पर भी बल दिया गया है कि वर्तमान में सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर जो धन खर्च करती है और उसके स्थान पर यह आधारभूत आय को अपनाया जा सकता है। और इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, जहां कुछ विद्वानों की यह मानता है कि यूबीआई को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही प्रदान किया जाना चाहिए। तो वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का मानना है कि सरकार के पास यूबीआई एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को साथ साथ चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक तथ्य यह प्रमुख है कि विश्व में केवल फिनलैंड ही ऐसा देश है जहां यूबीआई आप देखते हैं कि हाल ही में लागू किया गया है और अन्य यूरोपीय तथा एशियाई देश कल्याणकारी कार्यक्रमों की पद्धति पर ही कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ एक प्रमुख प्रश्न यह उठता है कि भारत की 125 करोड़ आबादी को बिना किसी कार्य किए बिना एक निश्चित आधारभूत आय प्रदान करना कहाँ तक जायज है। महात्मा गांधी ने अपने 7 पापों की अवधारणा में वेल्थ विदाउट वर्क अर्थात बिना कार्य के धनार्जन को एक पाप माना है।
उनका मानना था कि सभी मनुष्य के कार्य बराबर होते हैं एवं बिना कार्य किए किसी व्यक्ति को एक समय पर भोजन तक न करना चाहिए। वे श्रम की महत्ता के प्रभावी पैरोकार रहे हैं। यूबीआई किस प्रकार गांधी जी के विचारों का विरोधाभास है और स्पष्ट करें, चर्चा करें। ऐसे में बिना किसी श्रम के सभी को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आय उपलब्ध कराना श्रम के महत्व का भरखोल उड़ता प्रतीत होता है। और अतः इस संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर आधारभूत आय की अवधारणा के पीछे कौन सी कारक उत्तरदायी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के तर्कों पर आप देखें, तर्कों पर गौर करें तो यह उभर कर आता है कि भारत सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं पर भारी मद व्यय करती है। इन योजनाओं में लाभार्थियों की सही पहचान, लीकेज, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी जैसी समस्याएं उभर कर आती हैं। ऐसे में सरकार के प्रयास निरर्थक बन जाते हैं। और यदि इसी धन का उपयोग यूबीआई प्रदान करने के लिए किया जाए तो सभी को चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। वे प्राप्त धन का उपयोग किस प्रकार और कहाँ करना चाहते हैं, ये आप देखिए। यूबीआई के लाभों की स्पष्ट चर्चा करें, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए, कल्याणकारी योजनाओं की तरह बंदरबाट, भ्रष्टाचार, लीकेज से छुटकारा मिल सकता है, परंतु भारत जैसी भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं के देश में सभी को यूबीआई प्रदान कर अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास व्यवहार में अनुकरणीय प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ यूबीआई के अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिणाम भी निहित हैं। बिना किसी कार्य के मुक्त में आय मिलने पर सामाजिक जड़ता, आलस्य में वृद्धि इसका सबसे प्रमुख तर्क है। भारतीय समाज की आलसी प्रवृत्ति के बारे में प्रसिद्ध भी है कि अजगर करें ना चाकरी, पंछी करें ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और यह उन व्यक्तियों को भी निरुत्साहित करेगा जो कि अपने उद्यम के माध्यम से अपनी आजीविका को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और आप देखिए, करते हैं। और यूबीआई के आर्थिक प्रभाव के रूप में सरकार के अनुपातक खर्चों में वृद्धि, फलता वित्तीय घाटा एवं राजकोषीय घाटा में वृद्धि तथा देश के संसाधनों पर अनुचित दबाव के रूप में देखा जा सकता है। एक बार लागू होने के बाद इसके राजनीतिक दुरुपयोग एवं राजनीतिक अवसरवादिता तथा महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की दृष्टि से लोक लुभावन कदमों की दृष्टि से निरंतर वृद्धि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव में मुफ्त बांटे जाने वाले सामानों की बढ़ती प्रवृत्ति से इस तत्व को समझा जा सकता है। यह भारत की सांस्कृतिक मानकों तथा वीर भोग के वसुंधरा के मानकों को तुलसीदास के सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही की उक्ति को चरितार्थ करने का संशय उत्पन्न कर सकता है। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यूबीआई के लाभ और वर्तमान परिस्थितियों में इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अपव्ययों से कम है। अतः आवश्यक है कि भारत के मानव को मानव संसाधन के में बदलने के प्रयासों को बल दिया जाना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं या जन वितरण प्रणाली में तकनीकों का प्रयोग, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जैम स्टेनिटी अर्थात जनधन आधार मोबाइल का प्रयोग वित्तीय समावेशन और लीकेज को नियंत्रित किया जाए। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर वित्तीय आय वर्ग के व्यक्तियों को विभेदक लाभ प्रदान किए जाए। इसके आधार पर सही लाभार्थी की पहचान हो सके। यूबीआई की सफलता सुनिश्चित करने हेतु उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मातृत्व लाभ योजना इत्यादि के माध्यम से आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल दिया जाए। शिक्षा को रोजगार से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन का समुचित क्रियान्वयन, कौशल विकास की दर को बढ़ाया जाए। समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसरों के निवेश को बढ़ाया जाए, जिससे कि भारत का आप देखते हैं कि मानव विकास होते उत्तर प्रगति करे। और कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब रहते हैं। यदि भारत को अपने जनांकीय लाभांश का समुचित लाभ उठाना है तो उसका मार्ग देश के मानव संसाधन की कुशलता में आप देखते हैं कि कुशलता में वृद्धि से होकर जाता है। आधारभूत आय कुछ निश्चित क्षेत्रों एवं वर्गों में हो तो लाभकारी हो सकती है, परंतु संपूर्ण देश के लिए यह संसाधनों का अपव्यय ही होगा। भारत को 21वीं सदी की महाशक्ति बनने के लिए अपने नागरिकों को मानव संसाधन में बदलने का प्रयास ही फलदायी होगा। निबंध को और प्रभावी लिखें। 43 नंबर मिले हैं 125 में से। इन्हें कितने? 125 में से 43 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसा आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो कमियां हो, जो सुझाव हो सकते हैं आपकी तरफ से, वो आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, और बताइए कोई आप लोगों का सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो उसे भी आप लोग अपना बता दिया करिएगा।